हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो को आगे ले जाते हुए पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह हम पहले से फटाफट से रिवाइज कर लेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है इस सीरीज़ में। तो सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जाना था, फिर हमने फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना था, और हमने सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी देखे थे एक वीडियो में। फिर हमने जाना था प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल में हमने जाना था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल एस जी आर यानी कि सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एनविजन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसमें हमने डेट्स भी जानी थी कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट, इनैक्ट और पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और इसको कमेंस कब से किया गया था? 26 जनवरी 1950 से। फिर हमने जाना था पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है आर्टिकल 1 to 4, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसमें हमने जाना था कि आर्टिकल 1 में क्या दे रखा है? द नेम ऑफ द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जो कि शेड्यूल 1 में डिफाइंड है। और आर्टिकल 4 में हमने जाना था कि जो चेंजेस पार्लियामेंट लाएगी स्टेट की बाउंड्रीज में, स्टेट के नाम में, वो जो चेंजेस हैं वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे शेड्यूल 1, शेड्यूल 4 में, जो कि है टेरिटरीज ऑफ द यूनियन के ऊपर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे विदाउट एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने जाना था पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि है आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप के ऊपर। और इसमें हमने जाना था कि आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप के रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सिर्फ कब के लिए हैं? एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 11 में था कि पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू रेगुलेट सिटीजनशिप अंडर लॉ। तो ये लॉ पार्लियामेंट ने कब पास करा था? द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, जिसमें की प्रोविजंस दे रखे हैं टर्मिनेशन एंड एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के ऊपर। फिर हमने जाना था फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 to 35 में दिए हुए हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एंड आर्टिकल नंबर 32 जुडिशियल रिव्यू पे जो था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला। फिर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखे थे, जो कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल्स 36 to 51। इसमें जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे वो थे 38, 39, 39A, 44 एंड 48A। तो आप इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डिटेल में देख सकते हैं। जो ये लिंक फ्लैश कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, इसको क्लिक करके डिटेल में इन आर्टिकल्स के बारे में जान सकते हैं और इनको कैसे याद करना है वो भी देख सकते हैं। फिर हमने देखा था पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज पे। और इसमें सारे के सारे ड्यूटीज कहाँ दी गई हैं? आर्टिकल 51A में। तो ड्यूटीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है। हमने इसका तरीका जाना था एक स्टोरी के माध्यम से कि कैसे याद करना है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, जो आपकी स्क्रीन पे लिंक फ्लैश कर रहा है, इसको क्लिक करके आप देख सकते। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था द यूनियन के बारे में, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 52 to 51 में जो दे रखा है। चैप्टर 1 में देखा था हमने कि प्रेसिडेंट के रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं। तो आज चैप्टर 1 में जो पावर्स दे रखी हैं प्रेसिडेंट को, उनको जानेंगे हम। तो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है? द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। जो एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि जो स्टेट की जो पॉलिसी मेकिंग पावर है, जो एग्जीक्यूटिव विंग की जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है। तो ये आर्टिकल 73 में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी अभी रिसेंटली एक एग्जाम में आया था कि द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन कौन से आर्टिकल में दी गई है। वैसे आर्टिकल इतना नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें पूछ लिया गया था डायरेक्टली। तो आंसर था आर्टिकल 73। तो आप याद कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो एक्सटेंड क्या है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन का? टू द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज। जिस भी मसले में, जिस भी चीज में पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने के लिए, जिस सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट के पास है पावर बनाने के लिए, उस एरिया में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड करेगी। अब ये कौन एक्सरसाइज करेगा पावर, एग्जीक्यूटिव पावर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। The exercise of such rights, authority and jurisdiction as exercisable by the government of India by virtue of any treaty or agreement। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीटी बना रही है किसी और फॉरेन कंट्री से या एग्रीमेंट कर रही है, उस केस में भी सेंटर की पावर ही रहेगी। एग्जीक्यूटिव पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? सेंटर ही करेगा।
अब देख लेते हैं कि कौन कौन से तरीके की पावर्स दे रखी हैं अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 74 का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि फर्स्ट सब क्लॉज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट स्टेट के नाम पे एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करेगा, वो कैसे करेगा? विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं सेंटर में, उनकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अपना एक्शन लेगा। वो इंडिपेंडेंटली नहीं लेगा, जो उसको एडवाइस किया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा, उस एडवाइस के बेसिस पे प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी हो रखी है कि प्रेसिडेंट हैज़ टू अबाइड बाय द एडवाइस और नॉट, तो उस पर भी बहुत केसेस हुए हैं, वो हम किसी अलग वीडियो में देखेंगे। वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसमें ये याद रखना है आर्टिकल 74 का फर्स्ट सब क्लॉज क्या है, जो कहता है कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन बेसिस ऑफ एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो असली पावर किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, जो कि एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर थ्रू द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हम जान चुके हैं। ऑल डिसीजन आर इम्प्लीमेंटेड इन हिज नेम। जो सारे डिसीजंस हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओरिजिनली डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं, पर वो एक्सरसाइज किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट के नाम। जो भी ऑर्डर्स निकाले जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स निकाले जाते हैं, वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। ऑल अपॉइंटमेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं, जैसे कि पीएम, अटॉर्नी जनरल, जजेस या गवर्नर्स होते हैं जो स्टेट्स के, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो ये भी एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की। और ये जो लोग हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो रेजिग्नेशन भी जिसने अपॉइंट करा है उसी को दे दिया जाता है जनरली। तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा इन अथॉरिटीज को, और जब ये अथॉरिटीज चाहते हैं कि हम रिजाइन करें, तो ये अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को भेजेंगे। ठीक है, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब अगली पावर, मिलिट्री पावर क्या है प्रेसिडेंट की। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस कौन है? प्रेसिडेंट है। और अगर वॉर डिक्लेयर करेगा इंडिया या किसी कंट्री के साथ पीस डिक्लेयर करेगा, तो वो किसके नाम पे होगा? प्रेसिडेंट के नाम पे। प्रेसिडेंट उस ऑर्डर को साइन करेगा कि कभी वॉर करनी है हमें किस देश से, चाहे पीस ट्रीटी करनी है किसी देश से, पर चाहे वो एक्चुअल डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेंगे प्रेसिडेंट की अगुवाई में, लेकिन साइन कौन करेगा, किसके नाम पे लिया जाएगा? प्रेसिडेंट के नाम पे। डिप्लोमेटिक पावर, किसी देश के अंदर एम्बेसडर भेजने हैं, ट्रीटीज करनी है उनके साथ, वो कौन करेगा? वो करेगा प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के नाम पे ही वो ट्रीटीज की जाएंगी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके ओके कराएं, साइन जो होंगे वो प्रेसिडेंट ही करेंगे, और रेटिफिकेशन उसकी पार्लियामेंट से बाद में ले ली जाएगी। यानी पहले साइन हो जाएंगे, ओके हो जाएगी ट्रीटी, फिर उसको पार्लियामेंट में पेश करके उसको रेटिफिकेशन ले ली जाती है। और डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट्स यानी कि एम्बेसडर जो भेजे जाते हैं डिप्लोमेटिक मिशंस पे इंडिया की तरफ से, वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, उन्हीं के नाम पे भेज जाते हैं, और उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो दूसरे कंट्री में। ठीक है, अब इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स क्या कहती हैं? इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 352, 356, 360। अभी इमरजेंसीज कौन कौन सी हैं? आर्टिकल 352, 356 एंड 360। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये अलग वीडियो में हम करेंगे बाद में। अभी के लिए आपको जानना है कि अगर इन तीनों के अंदर हमें इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, तीनों केसेस के अंदर कौन डिक्लेयर करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन डिसीजन किसका होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ले सकते हैं, पर किसके नाम पे डिक्लेयर होंगी? प्रेसिडेंट के नाम पे। फिर आती है फाइनेंशियल पावर्स, क्या क्या है प्रेसिडेंट की। बजट जो है पार्लियामेंट में पेश होगा, वो किसके नाम पे पेश किया जाता है? प्रेसिडेंट के नाम पे, कि प्रेसिडेंट पेश कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, पर एक्चुअली वो किसके नाम पे किया जाता है पेश? प्रेसिडेंट के नाम पे, क्योंकि प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव हेड है। गवर्नमेंट के हेड कौन है? प्रेसिडेंट ही है, इसलिए उन्हीं के नाम पे पेश किया जाता है। फिर जो मनी बिल होते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि मनी बिल क्या होता है और कैसे पेश होता है, पर अभी तक आप ये समझ लीजिए कि मनी बिल जो है वो किसके नाम पे पेश किया जाता है? प्रेसिडेंट के नाम पे। प्रेसिडेंट ही उसे पहले रिकमेंडेशन देगा, उसी के बाद वो पेश किया जा सकता है लोकसभा में। ठीक है, तो मनी बिल कैन ओनली बी प्रेजेंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन लोकसभा। और फाइनेंस कमीशन जो अपॉइंट करना होता है हर 5 साल बाद, वो कौन करता है? ये कमीशन भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और कंटिजेंसी फंड होता है इनके पास, उसमें से जैसे कि अर्जेंसी में कभी पैसा चाहिए गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए,
कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया उसके अंदर देने के लिए चाहिए, तो प्रेसिडेंट के पास एक कंटिजेंसी फंड होता है, यानी बफर समझ लीजिए आप, उसमें से वो पैसा दे देते हैं और बाद में पार्लियामेंट से रेटिफाई करा के पैसा उसमें वापस डाल दिया जाता है फंड में। तो प्रेसिडेंट के पास एक एक्स्ट्रा पर्स समझ लीजिए होता है खर्च करने के लिए इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, और बाद में उसको रिकूप कर लिया जाता है। अब आते हैं जुडिशियल पावर, ये आर्टिकल 72 में दे रखी है। हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स एंड रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड एंड रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी फंड। प्रेसिडेंट को माफ़ी देने की आज़ादी होती है, सज़ा को कम करने की आज़ादी होती है, सस्पेंड करने की आज़ादी होती है, या रिस्पाइट यानी कि थोड़ी सज़ा को डिले करने की आज़ादी ये प्रेसिडेंट के पास है, और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट ये चैलेंज जरूर किया जा सकता है कोर्ट में कि वो किस बेसिस पे दी गई है प्रेसिडेंट द्वारा, पर प्रेसिडेंट ने जो दी है वो आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। पर एक तरह से जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट के पास अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव्स, रिस्पाइट और रेमिशन ऑफ अ सेंटेंस। एडवाइस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज टेकन, तो प्रेसिडेंट अकेले तो एक्ट करता नहीं है, ये प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट को, लॉ मिनिस्ट्री को जनरली भेजता था कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, लॉ मिनिस्ट्री अपना रिकमेंडेशन देती है, उस बेसिस पे प्रेसिडेंट अपना डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, फिर आती हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर्स। जैसे कि हमने जाना था प्रेसिडेंट दोनों एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है और लेजिस्लेचर का पार्ट भी है, तो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की, ये देख लेते हैं जल्दी से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, ये देख लेते हैं फटाफट। तो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, ये हमने देख ही लिया था। ही कैन समन प्रोरोग ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट जो है वो बुला सकता है हाउस को असेंबल करने के लिए, या उसको प्रोरोग कर सकता है, मतलब बीच में रोक सकता है उस हाउस की प्रोसीडिंग्स को। ठीक है, तो ये समन और प्रोरोग की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ही कैन ऑल्सो डिजोल्व लोकसभा, लोकसभा को अगर डिजोल्व करना है वो भी प्रेसिडेंट करेगा, पर ऑब्वियसली ये अगेन किसके बेसिस पे करेगा, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि ही कैन एड्रेस ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर, यानी कि वो दोनों हाउस को अलग अलग भी एड्रेस कर सकता है, वहाँ पे जाके स्पीच दे सकता है, और वहाँ से दोनों को एक जॉइंट सेशन में भी जाके स्पीच दे सकता है। और जनरली ये क्या होता है, जो हर साल का पहला सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, तो प्रेसिडेंट हर साल ही करता है, और जब नई लोकसभा बनती है तब भी पहला सेशन में प्रेसिडेंट एड्रेस होता है। तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू एड्रेस द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट में सेंड द मैसेजेस टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू ए बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट, कि प्रेसिडेंट जो है मैसेजेस भेज सकता है लोकसभा या राज्यसभा को, किस बारे में, जो बिल्स वहाँ पे पेंडिंग पड़े हैं उनके बारे में। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, ये जैसे कि मैंने बताया हर जनरल इलेक्शन के बाद जब नई लोकसभा बनती है तो जो पहला सेशन होता है लोकसभा में उसमें प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है। ठीक है, और हर साल के फर्स्ट सेशन में जनवरी में जनरली होता है प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। तो फर्स्ट सेशन हर साल का, उसमें जॉइंट सेशन में प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं, प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, और नई लोकसभा जब बनती है तो लोकसभा को भी पहला एड्रेस प्रेसिडेंट करते हैं। उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स दी जाती है कि प्रेसिडेंट को थैंक्स के बारे में सब बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट ने अपने गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स बताए हैं, जो भी प्रोग्राम्स, फ्यूचर प्रोग्राम्स बताए हैं, उसके लिए लोकसभा उन्हें थैंक यू करती है। तो उस केस में अगर लोकसभा में मोशन ऑफ थैंक्स होती है, अगर वो मोशन ऑफ थैंक्स डिफीट हो जाती है हाउस पे, उसके अगेंस्ट वोटिंग होती है और वो डिफीट हो जाती है, तो यूनियन गवर्नमेंट को रिजाइन तक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा जो प्रेसिडेंट के व्यूज से सहमत नहीं है अगर वो डिफीट हो रही है मोशन, और उस केस में वोट अगेंस्ट हो रहा है प्रेसिडेंट के, इसलिए जो एग्जीक्यूटिव हेड है उसी के अगेंस्ट है पार्लियामेंट, तो एग्जीक्यूटिव मस्ट रिजाइन, यानी कि गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। तो गवर्नमेंट गिर जाती है अगर प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वो डिफीट हो जाता है, कहाँ, लोकसभा पे। ठीक है, सम बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी मनी बिल जो है, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मनी बिल जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ, लोकसभा में। और क्या पावर है, ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा, 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में अगर उनको लगता है कि अंडर रिप्रेजेंटेड है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कितने मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है, 2, और किस कम्युनिटी के, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, कहाँ पे, लोकसभा में। और सिमिलरली राज्यसभा में
12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट। और कौन कौन सी फील्ड में? अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, इसके अंदर क्या है, वो लोग जो कि लिटरेचर, साइंस और आर्ट एंड सोशल सर्विस में एक्सेल कर रहे हैं, उन लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि कितने मेंबर्स? 12 मेंबर्स। और कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस में जो एक्सेल करें। बजट रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी, SC ST, ये सब जो लेड होती हैं पार्लियामेंट पे, तो वो किसके नाम पे होती है? प्रेसिडेंट के नाम पे। जैसे कि हमने देखा था कि बजट भी प्रेसिडेंट के नाम पे लीड किया जाता है हाउस में, उसी तरह ये सारी रिपोर्ट्स भी किसके नाम पे होती हैं? लीड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बिल क्या होता है? बिल जब इंट्रोड्यूस होता है हाउस के अंदर, कि जो एक प्रपोज लॉ होता है, वो डिस्कशन होती है उसके ऊपर दोनों हाउस में, फिर वो दोनों हाउस पास करते हैं। अब ये बिल डिस्कशन अगर होने के बाद दोनों हाउस पास भी कर देते, तब भी ये लॉ नहीं बनता है, तब भी ये एक्ट नहीं बनता है। एक्ट कब बनता है? जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है। तो प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेगा, एक जो बिल है वो लॉ नहीं बन सकता, एक एक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। इसीलिए जब प्रेसिडेंट साइन करता है तभी वो बिल एक्ट बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ये है कि प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तब तक बिल एक लॉ नहीं बन सकता। और वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है इन रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123 आपको याद करना है। आर्टिकल 1, 2, 3 ऐसे याद कर लो, 1, 2, 3। ये किसके लिए है? ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कि अगर पार्लियामेंट उस समय नहीं लगी हुई, अब लॉ नहीं बना सकते जब तक पार्लियामेंट नहीं लगी हुई, क्योंकि लॉ बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है। तो कौन बनाएगा लॉ? अगर अर्जेंटली किसी कोई एक सिचुएशन अराइज हो गई है, उसके बिहाफ पे एक लॉ बनाना है, फटाफट ज़रूरत है कि ये इसको लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है उस टॉपिक के ऊपर, तो उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है प्रेसिडेंट, जो कि बाद में पार्लियामेंट में रेटिफाई या पास कराया जा सकता है। तो जब तक पार्लियामेंट नहीं लगी हुई तब तक ऑर्डिनेंस जो इशू करने की पावर है वो किसके पास है? सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। तो ऑर्डिनेंस एक तरह का लॉ ही होता है, एक्ट ही होता है, जो कि रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट में इशू किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा। और अगला क्वेश्चन ऑर्डिनेंस में क्या बन सकता है? एक तो आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 हो गया ऑर्डिनेंस का, प्रेसिडेंट इशू करता है, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या हो गया कि जब पार्लियामेंट लग जाएगी उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो ऑर्डिनेंस है उसको पास कर देगी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, तभी ये लॉ माना जाएगा, नहीं तो ये लॉ नहीं माना जाएगा। और इसको पास कराना ही कराना है 6 हफ्ते के अंदर अंदर। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? कितने टाइम के अंदर अंदर ऑर्डिनेंस को पास कराना है पार्लियामेंट से आफ्टर रीअसेंबली? तो आंसर होगा 6 वीक्स, 6 हफ्ते। ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं लास्ट में, कि डिस्क्रिशन क्या है प्रेसिडेंट की, जिसमें वो खुद डिसीजन ले सकता है। अभी तक हमने देखा था कि एड एंड एडवाइस से लेता था डिसीजन प्रेसिडेंट, अब डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं। अब अगर क्या होता है, सपोज करो लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी नहीं है, जनरली स्टेट्स में देखा हमने कि गवर्नर्स क्या होते हैं, जब स्टेट में हंग असेंबली टाइप हो जाती है कि किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती, तो हमने अभी रिसेंट पास में बहुत जगह देखा है कि पावर गवर्नर के पास होती है कि वो किसी भी पार्टी के हेड को बना सकता है, चीफ मिनिस्टर उसको टाइम देता है अपनी मेजोरिटी प्रूफ करने का हाउस में। तो ये जो डिस्क्रिशन है ये प्रेसिडेंट के पास भी, अगर लोकसभा हंग हो गई, किसी के पास भी क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो किसको बुलाएगा पहले पीएम बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। और दूसरी पावर डिस्क्रिशनरी क्या? अगर पीएम की डेथ हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होगा, क्योंकि पीएम डेथ हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गया, तो वो एक्ट कर सकता है विदाउट एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो डिसॉल्व कर सकता है हाउस को बिना प्रेसिडेंट एडवाइस लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, क्योंकि जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी पड़ेगी अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना है। उस केस में जब पीएम ही नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी नहीं है, तो प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको याद क्या क्या करना है हमने? सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को बिफोर एक्टिंग। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं प्रेसिडेंट। इमरजेंसी का बटन कौन प्रेस कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है, पर रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगेन। फिर पार्डन ग्रांट कर सकता है, जुडिशियल पावर्स हैं ये। फिर मनी बिल किसकी रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और लास्टली लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिल कब तक लॉ नहीं बनेगा, एक्ट नहीं बनेगा,
जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर देगा। तो इस पिक्चर के माध्यम से आप इस सब सारी पावर्स को प्रेसिडेंट की याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो प्रेसिडेंट की पावर्स के ऊपर। अब जो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, इससे अगले वीडियो में हम जानेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।